अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल से हम सब ने बैक्टीरिया का लफ्ज़ सुना हुआ है। बैक्टीरिया। और हम इसको आम तौर पर नेगेटिव चीज़ों के साथ मुंसलिक करते हैं, यानी कि मनफी चीज़ों के साथ। बैक्टीरिया जरासीम होते हैं, तो हम इनको आम तौर पर जरासीम से मुंसलिक करते हैं और ये बेशक जरासीम ही होते हैं और ये नेगेटिव चीज़ें भी करते हैं, या कम से कम हमारा जो नज़रिया है या स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके हिसाब से लोगों का मानना है कि ये नेगेटिव चीज़ें करते हैं। तो चलें इनकी एक लिस्ट बनाते हैं ताकि हम लोगों को इनका पता हो और सब एक ही बात को माने। तो जो बुरे काम ये करते हैं वो है डिजीज़ेस पैदा करना, यानी बीमारियां पैदा करना। तो ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस या लाइम डिजीज़, मेरा मतलब है ये लिस्ट चलती ही चली जाएगी, यानी इधर एहतियात करनी होगी क्योंकि जब लोग इन्फेक्शन की बात करते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो किसी वायरस की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन आम तौर पर वो चीज़ होती है जो दाखिल होती है और आपकी बॉडी या आपके जिस्म से फ़ायदे हासिल करती है या एडवांटेजेस लेती है रेप्लिकेट करने के लिए, और इस सब में आपको बीमार कर देती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ये मैं लिख देती हूँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। और ये पूरा जो नज़रिया है या ये परसेप्शन है कि बैक्टीरिया एक बुरी चीज़ है, ही शायद इसी वजह से कि आज आप कोई भी साबुन देखते हैं, कोई भी साबुन का ऐड देखते हैं, इस पे हमेशा एंटीबैक्टीरियल लिखा हुआ होता है। एंटीबैक्टीरियल क्योंकि साबुन बनाने वाले जानते हैं कि आम सोच के हिसाब से बैक्टीरिया को एक नेगेटिव चीज़ की तरह से देखा जाता है। और आप ही कहेंगे कि हाँ, मुझे पता है आप क्या चाह रही हैं, आप कहना क्या चाह रही हैं कि बैक्टीरिया हमेशा ही बुरा नहीं होता है, बैक्टीरिया में भी कुछ अच्छी बातें या कुछ अच्छी खसलतें या ट्रेड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरियाज दूध में हों और वो मुझे दही जमाने में मदद कर सकती हैं। योगर्ट, दही, इसको स्पेल करते हैं योगर्ट या योगर्ट, और ये ज़ाहिर है कि एक अच्छी चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है खाने के लिए। और आप कहेंगे कि हाँ, मुझे ये भी पता है कि पेट यानी गट में भी बैक्टीरिया मौजूद है और ये मुझे खाना हज़म करने में मदद देता है। और ये सब है, मगर आप कहेंगे कि अगर बैलेंस के हिसाब से या तवाज़ुन में देखा जाए तो बैक्टीरिया अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं इस बहस में साइड्स नहीं लूँगी क्योंकि इन साइंस वीडियोज़ में साइड्स लेने से मैं इज्तनाब करती हूँ। ये हो सकता है बाद में कभी मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसमें मैं सिर्फ़ बहस मुबाहिज़ा ही करूँ और उसमें साइड्स भी लूँ, मगर इधर नहीं। इधर मैं सिर्फ़ ये बताना चाहूँगी कि आप एक बड़े पैमाने पे बैक्टीरिया से ही बने हुए हैं। ना कि सिर्फ़ आपका गट, ये सिर्फ़ आपका गट या दही में नहीं है, या आपके दाँत का मैल जो कि बैक्टीरिया की वजह से बनता है। एक फ़िल्म जैसी होती है जो कि बैक्टीरिया बनाते हैं और दाँत में कीड़े या कैविटीज़ का बायस बनती है। और ना ही ये सिर्फ आपके चेहरे के पिंपल्स हैं। बैक्टीरिया दरअसल आपके जिस्म के ज़्यादातर सेल्स को रिप्रेजेंट करता है या उनकी तर्जुमानी करता है, सारे। और ये बहुत हैरानकुन हकीकत है कि एक सेल पे जिस्म के हर एक सेल पे, तो ये सब सेल्स हैं और इनमें आपका डीएनए मौजूद है और इन सब में न्यूक्लियसेस हैं, ये बात हमें पता है। इन सब में न्यूक्लियसेस मौजूद हैं और मैं इस बारे में बात करूंगी थोड़ी देर में। आपके पास 20 बैक्टीरिया हैं। अब आप इस पे सोचेंगे कि ठीक है, तो फिर ये बैक्टीरिया ह्यूमन सेल से बहुत छोटे होंगे, ये मेरा बहुत छोटा सा हिस्सा है। और हाँ, ये सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा ज़्यादातर मास है ही बैक्टीरिया, जबकि हम सेल्स के हिसाब से काफ़ी हद तक बैक्टीरिया ही हैं। लेकिन अगर आप अपने जिस्म से सारा का सारा पानी निकाल भी लें तो मास के हिसाब से तो बैक्टीरिया कोई 10% होगा आपके मास का। तो अगर मेरा वज़न 150 पाउंड्स है, तो मुझ में 15 पाउंड बैक्टीरिया मौजूद है जो कि मेरे साथ चल फिर रहा है। तो हम एक तरह से तसव्वुर करते हैं कि ये बैक्टीरिया हम में घूम रहा है, मगर एक बड़े पैमाने पे हम सिम्बियोसिस या सिम्बायोसिस में हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। हम 2 तरह की मखलूक़ात हैं जो कि एक साथ रह रही हैं, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ़ एक तरह का बैक्टीरिया नहीं रह रहा है, मुझ में हज़ारों किस्म के बैक्टीरियाज़ मौजूद हैं और इनमें बहुत 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 ज़्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है। और हम बस सतही तौर पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके नंबर्स, इनकी तादाद या इनके टाइप्स या इनकी अक़साम या डाइवर्सिटी कितनी है। तो मैंने बहुत बात की बैक्टीरिया की और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हक़ाइक़ आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि ये सिर्फ हमारी एग्जिस्टेंस या हमारे ज़िंदा रहने के लिए कितने ज़रूरी हैं।
सिर्फ ताकि हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। पिछली वीडियो में और मैंने ये दोबारा देख लिया था, हमारे पास कोई 10 से 100 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स या इंसानी सेल्स मौजूद हैं और इनमें से हर एक में 20 बैक्टीरियाज होते हैं। हम बात कर रहे हैं एक वक्त में कोई 200 से 2000 ट्रिलियन बैक्टीरिया की, जो कि बैक वक्त हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। और मैं एक सफाई पसंद इंसान हूँ, मैं रोज़ नहाती हूँ और ये मैं हूँ, ये मुमकिन नहीं है कि हम किसी तरह इनको ख़त्म कर दें, बल्कि आप ख़त्म करना चाहते भी नहीं हैं। मगर ठीक ही है, आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, मान लिया कि बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? और वो छोटे-छोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये मेरा बैक्टीरिया आ गया इधर, ये मैंने बना लिया ऐसे। ये इन सेल से मुख्तलिफ होते हैं जो हमें बनाते हैं। जो मैंने कहा हमें, तो मेरा मतलब था तमाम पौधे, जानवर, फंगसेस या फंगाई या फंजाई। और एक बड़ा फ़र्क या वो जो कि लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया या जिसको देखा, कि सारा यूकेरिया जिसमें तमाम पौधे, जानवर और फंगाई मौजूद हैं, इन सब का डीएनए एक न्यूक्लियस में मौजूद है, सेल्यूलर न्यूक्लियस में। तो ये इधर आ गया न्यूक्लियस। और हमारा पूरा डीएनए क्रोमैटिन फॉर्म या शक्ल में होता है और ये पूरा ऐसे फैला हुआ होता है। बैक्टीरिया में, जिसे ज़्यादातर लोग ऐसे क्लासिफाई कर देते हैं कि आपके पास इसमें न्यूक्लियस है या नहीं, बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेन डीएनए को घेरी हुई नहीं होती। तो जो इनके पास होता है वो डीएनए का बड़ा सा बंडल होता है, बड़ा सा बंडल। ये कभी कभी लूप में होता है, सबका सब एक ही सर्कल या एक ही गोल दायरे में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड, ये बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है। अब हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं और कहते हैं ओ ये चीज़ हमारे पास है या नहीं, और ये माना जाता है कि हम किसी तरह से बरतर हैं या ज़्यादा एडवांस्ड मखलूक हैं। मगर हकीकत ये है कि बैक्टीरिया ने इकोसिस्टम को दुनिया के हर हिस्से में यूकेरिया से ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट किया है, यानी ज़्यादा दरअंदाजी की है। और बैक्टीरिया में यूकेरिया से कहीं ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अगर आप इस बारे में वाकई सोचें तो ये ज़्यादा कामयाब ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर दुनिया को कोई कॉमेट मारता है या हिट करता है, अल्लाह ना करे, जिस ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने का ज़्यादा अंदेशा है या ज़्यादा चांसेस हैं, वो बैक्टीरिया हैं, ना कि यूकेरिया। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ये न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, मगर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बैक्टीरिया बेशतर वक्त साइटोप्लाज्म के बड़े बड़े बैग्स या बस्ते होते हैं। इनका डीएनए इधर होता है, इनके राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि इनको प्रोटीन को कोड करना होता है, जैसा कि हम बाकी सब करते हैं। और कुछ प्रोटीन से ये फ्लैजिला बना लेंगे, जो कि इनकी दुम या टेल्स होती हैं, जो कि इनको इधर उधर घूमने में या जाने में मदद करती हैं। इनके पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको पिली या पिलाए कहा जाता है। पिलाए दरअसल पाइलस या पीलस की जमा है, तो पिलाए या पिली दोनों तरह से इसको पुकारा जाता है। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह पिलाए किस तरह से अपनी पॉपुलेशन में या अपनी आबादी में जेनेटिक वेरिएशन ला पाती हैं। और इधर मैं एक साइड में एक नुक्ता बनाऊंगी, एक साइड में एक साइड नोट लूंगी। मैं बैक्टीरिया को पॉइंट करने के लिए, मैं बैक्टीरिया को पॉइंट कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसे जैसे इनकी कोई साइड वॉल नहीं है। एक और क्लास है जिसको बैक्टीरिया की सफ में डाला जाता है, इसका नाम है आर्केया। और मुझे इनको थोड़ा सा इंसाफ देना चाहिए, वो हमेशा किसी सौतेले बच्चे जैसे होते हैं। इनको आर्किया बैक्टीरिया कहा जाता, मगर लोगों को अंदाज़ा हुआ जब इन्होंने डीएनए देखा इनका। यानी पहले लोगों ने देखा था कि अच्छा जी, इनका भी कोई न्यूक्लियस नहीं है और डीएनए भी इधर उधर फिर रहा है, ये ज़रूर बैक्टीरिया की कोई शक्ल होगी। मगर अब जबकि हम डीएनए को देख सकते हैं, हमें पता चला है कि ये काफ़ी अलग हैं। मगर ये सब के सब, ये दोनों बैक्टीरिया और आर्किया, इनको प्रोकैरियोट्स माना जाता है, प्रोकैरियोट्स। और इसका सिर्फ मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और ज़्यादातर इसको ऐसे समझा जाता है कि इनके पास वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते जो हमारे सेल्स के पास मौजूद होते हैं। अब हो सकता है आपका अगला सवाल हो कि ये बैक्टीरियाज बच्चे कैसे पैदा करते हैं या रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। और वैसे तो ये माइटोसिस से कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं कर रहे होते, बस हम इसको माइटोसिस नहीं बुलाएंगे, हम इसको बुलाते हैं बाइनरी फिशन। मैं इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, मगर एक आसान सा आइडिया है।
मेरे पास इधर एक बैक्टीरिया है जो कि अपने डीएनए को नकल करता है, तो यानी इसके अंदर यहाँ 2 न्यूक्लियोइड्स मौजूद होंगे और फिर साइटोप्लाज्म जो है वो 2 में बँट जाता है और ये एक क्लीवेज सी बन जाती है। ये बँट जाता है और अब आपके पास ऐसे 2 हैं। 2 अब क्या होता है कि इनमें से दोनों प्रोटीन्स को कोड कर सकते हैं जो कि सारे एक्स्ट्रा अपेंडेजेस को प्रोड्यूस करता है या पैदा करता है और पैदा करने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि इनका फ्लैजुलम है, जो एक लंबी सी टेल है या दुम है, जो कि इसको हिलने जुलने में मदद देती है। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये इतने छोटे पैमाने पे काम कर रहा होता है, मगर फिर भी आपको ये मोटर मूवमेंट मिलती रहती है, ये हिल जुल करते रहते हैं, वो भी इतने छोटे पैमाने पर। ये जो फ्लैजुलम होते हैं ये चंद नैनोमीटर्स के फासले पे होते हैं। आपको बहुत सारे एटम से यहाँ पे नहीं जूझना, मगर आपको फिर भी एक वेव लाइक मोशन मिल रही होती है, यानी ये लहरा से रहे होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को इधर उधर हिलाने में मदद करता है। अब आप कहेंगे कि पहले जो इर्तिका या एवोल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें तो ये कहा था कि एवोल्यूशन को हर रोज़ देखा जा सकता है और बैक्टीरिया इसकी एक मिसाल है। जब हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि ये बैक्टीरिया ख़त्म करने में मदद करेगा, मगर वो बैक्टीरिया जिसमें कोई मज़ाहमत है वो बच जाएगा, तो वो ज़्यादा सेहतमंद है। तो ये वाले इतने अलग क्यों हैं? एक तरीका है और यही तरीका है तब्दीली या अलग होने का, और वो है म्यूटेशन। और बैक्टीरिया जितनी तेज़ी से अपनी नकल बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो अगर म्यूटेशन हज़ारों में से एक दफ़ा भी हो रही है, तो जब तक हमारे पास लाख बैक्टीरिया होंगे तब तक 1000 म्यूटेशंस हो गई होंगी। तो इनके पास म्यूटेशंस होती हैं, मगर इनके पास ये भी है, मैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहूँगी क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये गैमीट्स नहीं बनाते और गैमीट्स एक दूसरे को फर्टिलाइज करके ज़ाइगोट नहीं बनाते। लेकिन 2 बैक्टीरिया एक दूसरे से करीब हो सकते हैं और इनमें से एक का पाइलिसिस या पीलिसिस, इसको मैं इधर बना देती हूँ। तो पीलिसिस ये बैक्टीरिया की साइड पे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये छोटी-छोटी ट्यूब्स होती हैं। एक पिलिस एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जोड़ सकता है और फिर जो एक बैक्टीरिया के अंदर है वो दूसरे बैक्टीरिया में मिक्स हो जाता है या मिल जाता है। तो मैं न्यूक्लियोइड्स बना देती हूँ और इनके पास ये डीएनए के पीसेस होते हैं जो कि प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। प्लाज्मिड्स ये डीएनए के गोलाई वाले टुकड़े होते हैं। शायद इस वाले के पास थोड़ा साफ प्लाज्मिड है जो कि इसको कहीं से मिला है और ये इसको वो करने की ताकत देता है जो ये वाला नहीं कर सकता। शायद ये आर प्लाज्मिड है जो कि बैक्टीरिया को बहुत सी एंटीबायोटिक्स से मुकाबला करने के काबिल बनाता है। और होता क्या है कि ऐसी मैकेनिज्म मौजूद हैं जहां बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि देखो इस वाले के पास आर प्लाज्मिड नहीं है, और अभी हम सिर्फ समझना शुरू कर रहे हैं कि ये सब कुछ होता कैसे है, मगर ये वाला अपनी नकल बनाएगा और इस वाले को आर प्लाज्मिड दे देगा। इन सब चीज़ों के ट्रांसपोजोन्स होते हैं और मुझे इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि हमारे भी ट्रांसपोजोन्स होते हैं। लेकिन डीएनए के पास कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि डीएनए के एक हिस्से से कूद कर दूसरे में जा सकते हैं। तो ये सब फॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, मगर एक तरह का कनेक्शन या राब्ता होता है। और ये बैक्टीरिया मुसलसल डीएनए आपस में अदल बदल रहे होते हैं और डीएनए आगे पीछे उछल रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर तरह की डीएनए के मजमूए मौजूद होते हैं, इनमें भी जिनको हम वन बैक्टीरियल स्पीशीज़ कहते हैं, और बहुत जल्द एक से ज़ायद स्पीशीज़ में तब्दील हो सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों से मज़ाहमत पैदा कर सकते हैं। अगर ये किसी किस्म के बैक्टीरिया से मजम्मत करना सीख सकती हैं तो अगले किसी बैक्टीरिया को ऐसा ही मज़ाहमती प्रोटीन बनाने का या जो भी पैगाम भी दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है वेरिएशन बनाने का। तो जब पिलिस या पाइलिस के ज़रिए चीज़ें मुंतकिल होती हैं, या इसकी जमा है पिली या पिलाए, इसको कहते हैं कंजुगेशन, बैक्टीरियल कंजुगेशन। अब जो आखिरी चीज़ है जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बारे में आपने सुना बहुत है, ये है एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, जो पहली चीज़ इनको चाहिए होती है वो है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक एक पूरी दुनिया है केमिकल्स और कंपाउंड्स की। कुछ तो इनमें कुदरती तौर से हासिल किए गए हुए होते हैं और कुछ नहीं।
और ये बैक्टीरिया मारते हैं। तो यानी अगर किसी की सर्जरी हुई है और इनको कोई कट लग जाता है तो वो बजाय इसके कि इन्फेक्शन को लेकर परेशान हो, वो एंटीबायोटिक खा लेंगे ताकि बैक्टीरिया पैदा ना हो सके। मगर सवाल ये है कि इसको दरियाफ्त कैसे किया जाता है या ये कहाँ से आते हैं। तो ये आए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पास से। ये मैं इधर लिख देती हूँ। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की दरियाफ्त मेरे नज़दीक कम से कम बहुत ही अहम चीज़ है। ये पढ़ रहे थे, मेरा ख्याल है शायद स्टेफिलोकोकस या ऐसा ही कुछ। दरअसल मैं भूल गई हूँ कि वो एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, मगर वो पेट्री डिश में था। वो पेट्री डिश इस्तेमाल कर रहे थे। मैं पेट्री डिश हूँ यहाँ पे, छोटा सा दायरा। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिन पे बैक्टीरिया पल बढ़ सकता है। तो जैसे ये बैक्टीरिया है जो कि इस पेट्री डिश में पल बढ़ रहा है, वो बाहर गया, फिर जब कुछ देर बाद वापस आया तो इसने देखा कि कुछ मोल्ड, कुछ फंगस, कुछ ब्लूइश ग्रीनिश नीले रंग का या हरे रंग जैसा फंगस इसकी पेट्री डिश के बिल्कुल बीच में पैदा हो गया है और इसके आसपास की जगह खाली थी। बैक्टीरिया ज़्यादा करीब नहीं आ पा रहा था और इस मोल्ड, इस फंगस को हमने कहा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंगस, ये इसने समझ लिया था। इसने इसका सैंपल लिया, इसको कल्चर किया, जिसका मतलब है इसको बढ़ने देना और फिर देखना कि ये है क्या। ये था पेनिसिलियम। और इसने अंदाज़ा लगाया कि ये फंगस कुछ ऐसा है, ये कोई ऐसी तवानाई फेंक रहा है जो कि इसके पास के बैक्टीरिया को मार रही है, वो बैक्टीरिया को अपने करीब नहीं आने दे रही। तो यहाँ पे पेनिसिलिन की दरियाफ्त हुई। पेनिसिलिन ये बहुत मशहूर एंटीबायोटिक है। अब आया 1920 यानी दूसरे जंग अजीम का ज़माना। तब जब लोगों के पास गोलियों के ज़ख्म होते थे और ज़ख्मों की शिद्दत पर बाजू काट दिए जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब लोगों को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं और बेफिक्र होते हैं, यानी बिल्कुल बेफिक्र नहीं तो कम से कम पहले से कम घबराते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ। और अब किसी को चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे लाइम डिजीज़ हो या कुछ भी हो, इसका इलाज होगा एंटीबायोटिक्स। और अब बहुत 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 सारे किस्म के एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जो कि बहुत 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 मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं, मगर इसका एक जनरल आइडिया या आम सा ख्याल वही है। आप बैक्टीरिया को कत्ल करना चाहते हैं, हालांकि आप सारे बैक्टीरिया को कत्ल नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, बल्कि हम सब बहुत सारे बैक्टीरिया से बने हुए हैं। बल्कि ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, पता नहीं मैंने इसका जिक्र वीडियो के शुरू में किया था या नहीं, मगर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि नमी या तेल को हमारी जिल्द में रवा रखने में मदद देते हैं और इसको नर्म मुलायम बनाते हैं। तो यानी जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप इसको मनफी भी ले सकते हैं और मस्बत भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी, या फिर कुछ बीच में। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है मेरे हिसाब से वो ये है कि हम इनके साथ सिम्बायोसिस में रह रहे हैं। मुझे याद है मैंने स्टार ट्रेक की एक किस्त देखी थी जिसमें ये लोग थे और एक एलियन रेस थी, जॉन लूक पकार्ड, और इनका इससे सामना हो गया था। वो इस तरह से बहुत ज़्यादा ह्यूमनॉइड लगते थे, मतलब इंसानों जैसे लगते थे। मगर हुआ ये कि मैं पहले एक सेकंड इस इंसान नुमा चीज़ को बना लूँ। हुआ ये कि छोटे-छोटे कीड़े थे इनके दिमागों में, तो इनके दिमाग में कीड़े थे और इन कीड़ों ने वहाँ के पूरे अमले को, वहाँ के पूरे क्रू को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया था और वो इनके दिमागों को काबू कर रहे थे और इनसे अजीब व गरीब हरकतें करवा रहे थे। और ये बहुत अजीब, अनोखा सा, अजीब सा कॉन्सेप्ट लगता था कि अजीब कीड़े-मकोड़े, क्रीपी क्रॉली चीज़ें हमारे अंदर रहती हैं और हमारे दिमागों पर असर कर रही होती हैं और असर हो रहा होता है। लेकिन अगर आप सोचें तो वाक़ई में यही हो रहा है और किसी एक नहीं, करोड़ों के हिसाब से हो रहा है। लाखों करोड़ों कीड़े हमारे अंदर मौजूद हैं जो कि हमें हम बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, या शायद मुझे कहना चाहिए कि बैक्टीरिया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, या कम से कम थोड़ा तो ज़िम्मेदार है बैक्टीरियाज़ को कंट्रोल करने का। और ये तो मशहूर है कि बैक्टीरिया हमारा मेंटल स्टेट कंट्रोल करता है। अब तो इससे पूरी रिसर्च है कि कुछ बैक्टीरियाज स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया के बायस भी बन सकते हैं। दरअसल सिफिलिस बनता है। बैक्टीरिया डिप्रेशन का भी बायस बन सकते हैं। और आ गया लाइम डिजीज़। कहा जाता है कि लाइम डिजीज़ आगे जाके मरीज़ के दिमागी हालत पर भी असरअंदाज होता है। तो यानी बैक्टीरिया हमारी पूरी हस्ती पे असर रखता है। यानी एक इंसान के बारे में बात करना भी मुश्किल है बगैर इस 10% या 2000 ट्रिलियन सेल्स या 2000 ट्रिलियन बैक्टीरिया के बारे में बात किए बगैर, जो कि हमें हम बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।